ज़िंदगी में एक दौर आया था जब मैं कैंसर से जूझ रही थी और तब मैंने ये लाइंस लिखी थी। हालांकि बहुत प्लेटफॉर्म पे मैंने इनको बोला है, लेकिन मुझे लगता है जितने लोग सुने वो प्रेरित ही होंगे। तो उसमें मैं कहती हूँ कि कैंसर से पहले मेरी जो ज़िंदगी थी वो इस तरह से थी। मैंने ज़िंदगी से कहा है ज़िंदगी तू हंस, ज़िंदगी हंसी। तो जब मेरी शादी हुई तब माई हस्बैंड वॉज एन RAS ऑफिसर एंड आई वॉज इन ऑल इंडिया रेडियो। मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस और उनकी राजस्थान की। तो खुशी की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी, नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारे आकाशवाणी को ही चुना जन जन तक पहुंचने के। तो अमिताभ जी ने ऐसे करके साइन किया। Then he looked at me, जैसे पूजा बैठी है ना ऐसे, आपको नहीं चाहिए रेशमा ऑटोग्राफ? आई वांट अ फोटोग्राफ। अरे भाई रेशमा के साथ हमारा एक फोटो खींचो। आई और फिर उन्होंने मुझे अपने साथ सोफे पे बिठाया। Salam, Namaste India. Welcome back to another episode of Commoners on Couch. आकाशवाणी एक ऐसा नाम जिससे हमारे जीवन का कोई भी पहलू अनछुआ नहीं रहा, चाहे वो संगीत हो, फीचर फिल्म्स हो, समाचार हो या कोई जन सेवा के कार्यक्रम हो। और इसी आकाशवाणी को अपने जीवन के 37 साल जिन्होंने दिए हैं वो है रेशमा खान, जिनसे आज हम मिलेंगे और जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में और बहुत सारी बातचीत करेंगे आकाशवाणी के बारे में भी। हाय रेशमा जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सो आपके बारे में बहुत सारी बातें तो करेंगे, बट स्टार्ट हम इस जगह से करना चाहते हैं कि अगर आप खुद को डिफाइन करें 2 लाइन में सिर्फ हमारे व्यूअर्स के लिए, तो आप कैसे करेंगी? 2 लाइनों में ज्यादा में भी कर सकते हो, चॉइस है आपकी। आई थिंक आई रन विद अ फॉर्मूला, फॉरगिव एंड फॉरगेट, और इससे मेरी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो इसलिए शायद मैं खुश होने का फॉर्मूला ढूंढ चुकी हूँ लाइफ का। तो मुझे बहुत सारे दुख भी आते हैं तो मैं दुखी नहीं होती। सो आई फील आई एम अ हैप्पी पर्सन। दैट इज आई थिंक द बेस्ट डेफिनेशन one can have in today's world. Exactly. I mean, there's so many people who say that they're not happy. But Yes. that's, I guess, the right formula. Forgive and forget and move on with your life. मैम, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई इस करियर तक में आने के लिए, और सिर्फ क्या यही आपका प्लान था या कुछ और भी करियर प्लान्स थे? कैसे आपने स्टार्ट किया? मतलब मैं एक ऐसी बचपन से ही कुछ अलग तरह की नटखट शैतान, और पता नहीं क्यों मैं हमेशा कल्पनाओं के ही संसार में उड़ती रहती थी। पढ़ाई करती थी, फिजिक्स का फॉर्मूला याद करती थी, लेकिन साथ में चलता था कि अब टीवी पर उसको देखना है, उसका जैसा बनना है, या वो आज न्यूज़ रीडर आएगी उसकी न्यूज़ पूरी सुननी है। तो मतलब कुछ लोग होते थे मेरे, चाहे वो थ्रू मीडिया या मेरे आसपास, जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे। तो मेरा कांस्टेंट माइंड ये रहता था कि पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन साथ में उनका जैसे कैसे बन जाए। तो ये जो बचपन से जिज्ञासा थी कि मैं कुछ इनकी जैसी बन जाऊं। एनीवन अराउंड मी कुड इम्प्रेस मी। जिसका जो मुझे अच्छा लगता था मैं अपने अंदर आत्मसात कर लेती थी। तो कभी सोचा नहीं था कि क्या करेंगे। शायद मैं कुछ भी हो जाती, शायद मैं अभिनेत्री हो जाती, शायद मैं गायिका हो जाती, क्योंकि बहुत उमंग और तरंग बचपन से थी कि कुछ अलग करना है। और मेरा ये होता था कि अगर मैं क्राउड में बैठी हूँ, आई वॉज वेरी ऑर्डिनरी लुकिंग, अगली लुकिंग डकलिंग यू कैन से। हम सब सिबलिंग में मैं बहुत ऑर्डिनरी लुकिंग, और लेकिन मैं कभी कॉम्प्लेक्स नहीं खाई इस बात का कि आई एम नॉट एज फेयर एज माई सिस्टर, और आई मे नॉट बी एज टॉल एज माई ब्रदर। तो टिंकू पिंकू सी जैसी भी थी, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बहुत अच्छा था, एंड आई यूज्ड टू थिंक नो एंड ऑफ माई सेल्फ। और क्लास में भी कभी भी मैं प्रतिस्पर्धा जेलेसी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करती थी। मेरी क्लास में जो भी बेस्ट होता था, उसका पढ़ने का तरीका, या और कोई क्लासमेट है जिसका बोलने का तरीका, या जो भी अच्छा, जो अच्छी क्वालिटी हो, अच्छी क्वालिटी को अपने अंदर इम्बाइब कर लेना, दैट वाज माय बेसिक क्वालिटी। तो सोचा कुछ नहीं था स्वीकृति, रास्ते अपने आप बनते गए, है ना पूजा। और मैंने किया BSc। माता पिता चाहते थे डॉक्टर बनूं, थैंक्स टू ऑलमाइटी नहीं बनी, क्योंकि मैं एक अच्छी डॉक्टर साबित नहीं हो पाती, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलता है साथ में, और बहुत अलग अलग डाइवर्जन्स भी थे। तो ऐसा सोचा नहीं था, ये था कि चलो पढ़ रहे हैं बस, BSc कर लिया, क्योंकि उस टाइम उन्हीं स्टूडेंट्स को साइंस मिलता था जो पढ़ाई में अच्छे होते थे।
तो मम्मी पापा ने सोचा अच्छी है, साइंस मिल गया तो शी विल बी अ डॉक्टर, बट आई कुड नॉट बिकम वन. I failed my PMT. I did my BSc and then I switched over to humanities. English literature और history में मैंने MA किया. But ये कब किया? जब मुझे नौकरी मिल गई. उसके बाद में तो मेरे घर में रेडियो बहुत सुना जाता था और हमारे फादर खबरें, सारे न्यूज़ बुलेटिन, सारी कमेंट्री और फिर हम चारों बहन भाई मिलकर पापा के साथ रेडियो ड्रामा सुनते थे. तो जो घर में एक रेडियो सुनने का कल्चर था, अखबार पढ़ने का कल्चर था, पढ़ने पढ़ाने का कल्चर था. हमारी मम्मी भी बहुत वोरेशियस रीडर, पापा भी बहुत वोरेशियस रीडर और घर में जितनी भी रैक में बुक्स थी वो सब मैंने 7वीं 8वीं तक पूरी पापा की वो जो अलमीरा थी किताबों की वो चाट ली थी बंक की तरह. मैंने ही नहीं, हम दोनों बहनों ने, हम 2 बहनें ज्यादा, मेरी बीच वाली सिस्टर और मैं, हम दोनों ज्यादा रीडिंग में हर तरह का पढ़ते थे. लव स्टोरीज भी पढ़ते थे, मिल्स एंड बून्स भी पढ़ते थे और गुलशन नंदा भी पढ़ते थे, जिनको उस टाइम गुटका कहते थे. हमारी माँ हमारे हाथ में गुटका देख, अरे फिर तुम लोग गुटका पढ़ रही हो, कोर्स की किताब पढ़िए. तो इस तरह का माहौल रहा. लेकिन जो भी रीड किया, मुझे लगता है कुछ भी पढ़िए, कैसा भी साहित्य पढ़िए, कैसी भी मैगजीन पढ़िए, अखबार पढ़िए, तो जो पढ़ने का जो घर में माहौल रहा और सुनने का, उस टाइम आकाशवाणी ही एक माध्यम था एग्जैक्टली जिसे सुनकर हम बड़े हुए. धीरे धीरे दूरदर्शन शुरू हुआ, दूरदर्शन में देखने लगे तो फिर करवट, अरमान जो है वो करवट लेने लगे. लगा कि भाई अब रेडियो से ज्यादा दूरदर्शन अट्रैक्ट कर रहा है तो हमें इन जैसा बनना है, हमें नीति रविंद्रन की तरह अंग्रेजी में समाचार पढ़ना है, तो हमें सलमा सुल्तान की तरह फूल लगा के खूबसूरत लगना है. वो अलग बात है, जुल्फे नहीं थी तो ये तो कभी संभव हो ही नहीं पाता. पर अरमान अरमान है अपनी जगह. लेकिन लकीली खुदा की नेमत है और मेरे फादर का विजन था कि वो हमेशा एम्प्लॉयमेंट न्यूज पढ़ते थे और ये अचानक उन्होंने जब आकाशवाणी की ये वांट्स देखी तो उन्होंने हमसे पूछा आप जाएंगे आकाशवाणी. तो सुनिए, आप सोच सकते हैं आज से 37 बरस पहले, 37 इयर्स हो गए मुझे आकाशवाणी में, आपको इस तरह का मौका मिले तो मैं बहुत खुश हो गई. और मैंने वो एग्जाम दिया, एसएससी का एग्जाम था, सिंपल एग्जाम था, लेकिन उसे कंप्लीट करके फिर इंटरव्यू हुआ. इंटरव्यू मेरा ऐसे ही हुआ जैसे आज अपन तीनों गुफ्तगू कर रहे हैं ना, इसी तरह का बहुत हल्के माहौल में इंटरव्यू हुआ. उन्होंने कहा आप गाना भी गा दीजिए, तो हमने गाना भी गा लिया. मतलब हम हरफन मौला थे, बाथरूम सिंगर भी थे, तो ड्रामा आर्टिस्ट भी थे, तो डिबेटर भी थे, तो काम हम सब कर लिया करते थे. तो काफी उनको लगा कि रेडियो के लिए इस तरह की कैंडिडेट्स भी फिटिंग है, तो हमारा सिलेक्शन हो गया. बस फिर 88 के बाद आप देख लीजिए, आज 24 है, 2024. आई नेवर लुक बैक. मतलब ये वही वाली बात होगी ना, वो मूवी का डायलॉग है ना, किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो. वही हो गया आपके साथ में, रास्ते अपने आप ही बन गए एक तरीके से. स्पेशली दी अपॉर्चुनिटी टू एंटर, राइट, क्योंकि आपको जाना ही वहां था, आपको वही चीजें इंस्पायर करी थी, तो कहीं ना कहीं रास्ता. मैं देखती हूँ कि मुझसे बेहतर कहने वाले, मुझसे बेहतर सुनने वाले, मुझसे बेहतर बोलने वाले, लेकिन अपॉर्चुनिटीज इतनी कम है कि कभी दुख भी होता है कि मैं मेरे रेडियो में देखती हूँ कि मुझसे ज्यादा बेहतर टैलेंटेड लोग आसपास हैं. आप जैसे यूथ हैं, आप लोग इतना अच्छा बोलते हैं, इस तरह का मिशन लेकर आप चल रहे हैं पॉडकास्ट का. तो ये जो यूथ की आज की विजन, सोच और जो स्मार्टनेस है, वो कहीं नौकरियों की कमी से खो रही है. तो उसका दुख होता है मुझे कि मैं चाहती हूँ टैलेंटेड लोग आकाशवाणी से जुड़े. लेकिन चलिए, वो चाहे कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट पे ही जुड़ते हैं, लेकिन अ वेरी टैलेंटेड बंच ऑफ. एग्जैक्टली, इनोवेशंस भी आते हैं बेसिकली, जैसे जैसे डिफरेंट लोग आते हैं. सो माय क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस, जैसे आपने बताया 37 साल हो गए आपको, मतलब जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो आपने आकाशवाणी को दे दिया. बट जर्नी हमेशा लाइक इट्स नॉट लाइक अ ग्राफ दैट्स मूविंग अपवर्ड्स, राइट. रेजिस्टेंस भी फेस करी होगी. सो वो रेजिस्टेंस के बारे में सुनना चाहेंगे, बिकॉज हर कोई करता है, बट समहाउ थोड़ी भी अड़चन आती है हम गिव अप कर देते हैं. सो वो जो आपने रेजिस्टेंस फेस करी या आप उससे कैसे आगे बढ़े, उसके बारे में कुछ. पहली रेजिस्टेंस जब मेरी शादी हुई तब माय हस्बैंड वाज एन आरएएस ऑफिसर एंड आई वाज इन ऑल इंडिया रेडियो. मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस और उनकी राजस्थान की, तो आप समझ सकती हैं. मगर थैंकफुली मुझे जयपुर में थी, लेकिन इनकी फील्ड पोस्टिंग्स थी तो मुझे ही जाना पड़ता था, बिकॉज ये रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे होते थे तो इनको हेडक्वार्टर लीव नहीं मिलता था. तो वो जो आना जाना, बसों के धक्के खाना, ट्रेन में स्लीपर क्लास में बैठ के जाना, वो जो मशक्कत, नौकरी करना, फिर उसके बाद अपने हस्बैंड तक पहुंचना, तो वो मशक्कत जो मैंने लगातार 9 साल तक की. फिर मेरे हस्बैंड फाइनली आए जयपुर इन द ईयर 94-95. तो तब तक मैं बहुत
परेशान रही, भाग दौड़। तो वो एक चैलेंज था। उस टाइम कभी कभी लगता था कि सब छोड़ दूं और सिर्फ आराम करूं, लेकिन नौकरी बहुत अच्छी थी, तो मुझे लगता है छोड़ना तो बुज़दिलों का काम है, और मुझे नहीं लगता था कि मैं छोड़कर भी खुश रह पाऊंगी, इसलिए मैंने नौकरी जारी रखी। और सबसे अच्छी बात इसमें मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा, और फिर फाइनली उन्होंने मेरी वजह से ही जयपुर को चुना। और फिर राजस्थान सरकार अच्छा करती है कि जब एक बार हस्बैंड वाइफ जयपुर आ जाते हैं तो बहुत कम डिस्टर्बेंस होता है। तो ऐसे करके हमारे अफसरों की, हमारे स्टेशन डायरेक्टर्स को, अगर कोई मुझे सुन रहा है तो मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मेरी निष्ठा, मेरे काम की वजह से जयपुर में रखा। शायद इतने साल तक जयपुर में बने रहना, थ्रू एंड थ्रू आप पूरा 37 ईयर 37 में से 4 साल सवाई माधोपुर, क्योंकि देखिए ब्रेक तो सबको करना था, आपके बाकी साथी जाते हैं, ट्रांसफर देखते हैं, परेशान होते हैं, तो फिर हम इसमें बराबरी नहीं करते कि इसमें औरत नहीं जाएगी कि आदमी नहीं, है ना। जेंडर इक्वेशन जब हमको वहां मिल रहा है तो जाना तो था, मजबूरियां रही, लेकिन हम गए। और 1.5 साल की बच्ची को मैं छोड़कर गई, अपनी छोटी बेटी को, और मेरे हस्बैंड ने और कैसे मेरी मेट्स ने उसको संभाला, और कैसे वीकेंड पे मैं उससे मिलती, तो आप समझ सकते एक मातृत्व का वो जो चैलेंज है, तो उसे फेस किया, लेकिन उसमें भी अपना मजा था, बहुत अच्छा लगता था। पूरे हफ्ते भर की थकान अपने बच्चे और हस्बैंड को देख के उतर जाती थी। ऐसे करके फिर जर्नी में प्रोफेशनली भी बहुत चैलेंजेस आए। मैं जब आई थी तो मैं सोफिया कॉलेज से पढ़कर नौकरी में आई थी, अजमेर सोफिया कॉलेज से। तो फिर वहां पर अंग्रेजी का ही ज्यादा चलन था, हम लोग अंग्रेजी बोलते थे। जब यहाँ आई तो यहाँ सारा कार्य हिंदी में, और अगर आपको बोलना है तो शुद्ध हिंदी ही बोलना है। तो मेरे उच्चारण में कुछ दोष हुआ करते थे, जिसमें मैं थोड़ा सा हिंदी के शब्दों को, जहाँ अ है वहां आ बोलती थी, जहाँ आ है वहां अ। जैसे नॉर्मल हम लोग बोलते हैं, अभी आपको सुन के बिल्कुल नहीं बोल सकता कोई ऐसा। जी, तो वो उच्चारण दोष मेरे उस वक्त के अनाउंसर्स ने, उस वक्त के कार्यक्रम अधिकारियों ने, स्टेशन डायरेक्टर्स ने, सबने हमको पॉलिशिंग करी कि लड़की ठीक है लेकिन उसको पॉलिश करना पड़ेगा, है ना। तो वो इतनी अच्छी हिंदी, उर्दू भी ठीक ठाक, और अंग्रेजी में तो पढ़े थे तो वो तो ठीक थी। तो आज ये जो धारा प्रवाह बोल पा रही हूँ, ये सब आकाशवाणी की देन है, और हमारे उन अनाउंसर्स की, हमारे जो सीनियर अनाउंसर्स थे, हमारे सीनियर ऑफिसर्स थे, उनकी देन है, जिन्होंने मुझे हर शब्द पर टोका, और आज वो टोका टोका करते करते मैं एकदम परफेक्ट बोल लेती हूँ। फिनिश आ गया बिल्कुल ही। अब आप चाहें तो मैं एक अल्फाज भी अंग्रेजी का ना लाकर भी आपके साथ शुद्ध हिंदी में बात कर सकती हूँ, लेकिन आजकल माहौल ऐसा है कि हम बोलना पड़ता है, थोड़ा बहुत निकल जाता है। थोड़ा ऐसे ही बोले तो अच्छा है, नहीं तो लोग सोचेंगे अरे समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, इतनी शुद्ध नहीं आती मुझे, नॉर्मल वाली शुद्ध, इतनी क्लिष्ट हिंदी नहीं आती, लेकिन फिर भी ठीक ठाक आती है। मैम, आपने 88 से लेके 24 तक का रेडियो का सफर देखा है, तो उसमें अब आपको क्या लगता है कि क्या फर्क आया है तब के रेडियो में और आज के रेडियो में, और एक सबसे बड़ा बदलाव क्या है? सबसे बड़ा चेंज तो देखिए एफएम, प्राइवेट एफएम्स के आने से, और सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एक्टिव होने से, आपका ये पॉडकास्ट एक्टिव होने से, अब हर इंसान के पास इतनी चॉइस है, ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन। हमने जिस जमाने में शुरू किया था, वी वर द किंग्स, वी वर द ब्रॉडकास्टिंग क्वींस, हम लोग एयर पे बोलते थे तो पूरा जमाना हमारे साथ हमको सुनता था, और हमें लगता था कि हम हैं कुछ, हमारी जो भी वाणी है वो जब जन तक पहुंच रही है तो अच्छी फील आती थी। फिर धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ा, उस चैलेंज को भी हमने देखा, दुख भी होता था कि जो श्रोता हमारे थे वो डाइवर्ट हो रहे हैं, और ये समय का फेर है, और इन चैलेंजेस को हमें लेना चाहिए। आकाशवाणी ने सबसे अच्छी बात ये करी कि जब एफएम का पैटर्न आया तो फिर हमने भी अपने प्रोग्राम्स को रेडियोजेनिक, मतलब वो जो हम बहुत फीचर्स और लॉन्ग ड्रामास, उनको हमने कर्व करके छोटे छोटे इंटरव्यूज, है ना, फिर फील्ड वर्क, फील्ड पे इंटरव्यूज, ऐसे करके थोड़ा इंटरैक्टिव ज्यादा कर दिया। जो हम वार्ताएं प्रसारित करते थे 10-10, 15-15 मिनट की एक ही विषय पर, आप बताइए, आप और हम में से कोई भी अब 10 से 15 मिनट की लगातार वार्ता, अटेंशन स्पैन ही नहीं रहा शायद उतना। कम से कम जब हम 2 वे टॉक करते हैं, आज तो 3 वे हो रही है तो जब हम इस तरह की टॉक करते हैं तो उसमें फिर इंटरेस्ट आता है। फिर दूरदर्शन, इतना शानदार प्रदर्शन, तो चलो दूरदर्शन तो हमारा सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है,
उसको हमने कभी ऐसा कॉम्पिटिटर नहीं देखा, लेकिन उसका अपना आनंद था, तो लोग दूरदर्शन भी शिफ्ट हुए। तो ऐसे जमाना बदला, फॉर्म ऑफ ब्रॉडकास्टिंग बदला, लेकिन अभी भी मैं कह सकती हूँ कि आकाशवाणी की जो फुटिंग है उतनी स्ट्रांग है, क्योंकि हम ग्रास रूट लेवल तक पहुंचते बिल्कुल, ऑलमोस्ट 99% पॉपुलेशन का कवरेज है, राइट? हम लेह तक पहुंचते हैं, हम कन्याकुमारी तक पहुंचते हैं, हम इंडिया के बाहर भी है जी। और अब तो हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप है जो इंडिया के बाहर भी सुनी जा सकती है। और तो क्या, आप गूगल पे ही बोलिए आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो जयपुर लाइव, और आपको हमारे प्रोग्राम सुनाई देंगे। तब तो टेक्नोलॉजी ने इतना एडवांसमेंट, तब हमारे वो लिसनर्स जो रेडियो खरीदने में, पहले तो हर घर में रेडियो होता था, फिर हमारे लिए ये बड़ा चैलेंज बन गया कि रेडियो ही नहीं खरीद रहे लोग, सारी कंपनीज फेल हो गई। तो ये भी, इस खौफ ने भी हमको बहुत सताया, लेकिन हम अड़े रहे, भिड़े रहे, हमने मेहनत में कोई कमी नहीं रखी, अपने फॉर्मेट्स में चेंज किया और फिर से हमने लिसनर्स के दिल में जगह बनाई, तो वो सस्टेन किया ऐसे मुश्किल वक्त में भी। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि वापस लौट कर जमाना हमारी ओर आ रहा है, क्योंकि मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, लेकिन आकाशवाणी में अभी भी भाषा बहुत अच्छी है, आकाशवाणी में इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है, ऑथेंटिक है, हमारी खबरें बहुत अच्छी हैं, हमारे जो फीचर्स और ड्रामा है उनका प्रोडक्शन अभी भी बहुत उम्दा है, संगीत हमारे पास है, शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, ये ऐसी संस्कृति की विधाएं हैं जिन पर आकाशवाणी ने सालों साल से श्रोताओं को परोस कर हमारी संस्कृति को जिंदा रख रखा है। तो ये किसी के पास नहीं है। जो खजाना आकाशवाणी दूरदर्शन की आर्काइव्स में है वो किसी अन्य चैनल में आपको नहीं मिलेगा। खुशी की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी, नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारे आकाशवाणी को ही चुना जन जन तक पहुंचने के। वो मन की बात करते हैं और हम दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे आकाशवाणी को रिवाइव कर दिया। इसका मतलब अभी कहीं ना कहीं जो ये बात बोली जाती है कि हम लोग, जैसे स्पेशली जो जेन जी हम टर्म यूज करते हैं, वो बोलते हैं अब रेडियो का रेलेवेंस नहीं रह गया। बट अगर कंट्री का फुल मेजोरिटी से चुना हुआ प्रधानमंत्री वो चुन रहे हैं एक मीडियम को जी, कोने में बैठे हुए आदमी तक पहुंचने के लिए, इसका मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि रेलेवेंस नहीं रहेगी। इसीलिए आकाशवाणी यूथ प्रोग्राम करता है, विमेन्स प्रोग्राम करता है, फार्मर्स के लिए प्रोग्राम करता है, बुजुर्गों के लिए करता है, डिसेबल के लिए करता है। और जब यूथ प्रोग्राम में हमारे यहाँ यूथ आते हैं, देन दे रियलाइज कि आकाशवाणी जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, आजकल ज्यादातर पॉडकास्ट, एफएम स्टूडियोज इन अ रूम, स्मॉल रूम 1 और 2। आप हमारा स्टूडियो देखिए आकाशवाणी का, ऐसा लगता है कि बस बाहर है, लंबे लंबे कॉरिडोर्स, इतना ब्यूटीफुली डिजाइन स्टूडियो। और फिर आकाशवाणी जयपुर की बात करें तो वहां तो प्रकृति के साथ जाना पड़ेगा, प्रस्तुतिकरण पनप रहा है। ये अफसोस है कि आप अभी तक आकाशवाणी नहीं आई। जो आता है वो इतनी तो फिल्म रील्स बनाता है, इतने फोटोग्राफ्स खींचता है, क्योंकि हमारे पास खूब सारे मोर हैं, खूब सारे पैरट्स हैं, खूब सारी इन सब की चिड़ियाओं जैसी चहक है, और उधर हमारे स्टूडियो में एक अजब चहक है। तो आप सोच लीजिए कि इन दोनों की जुगलबंदी एक आम श्रोता को जो आकाशवाणी में एंट्री लेता है उसको कितनी खूबसूरत लगती है। बिल्कुल, और कहीं मिलता भी नहीं है ऐसा देखने को। जी जी, तो सच्ची उनका भी मन मयूर नाचता है। और फिर वो जब अपना अपनी वार्ता को या अपने इंटरव्यू को फिर सुनते हैं जब मोबाइल के माध्यम से, सेट तो अब बहुत कम लोगों के पास रहे हैं, अब कैरावन ने जरूर बहुत अच्छा किया। जिस घर में कैरावन है वहां पे सारे एफएम चैनल्स एक्सेसिबल हैं। तो हमारे घर में ही 2 कैरावन है, तो इसीलिए है कि हम रेडियो पसंद करते हैं। हमारे हस्बैंड भी अभी भी रेडियो की खबरों पर सुनकर ऑथेंटिक पाते हैं। तो कुछ चली आ रही है परंपराएं जो अभी भी, और बहुत अच्छा लगता है पूजा और स्वीकृति कि आपने कोई बात रेडियो के माध्यम से कही, आपको किसी श्रोता ने सुन लिया और उसी वक्त आपके पास फोन आ जाए कि अरे वाह मैडम, अभी हमने आपको सुना, या रेडियो डे है तो आपके पास मुबारकबाद आ जाए कि रेडियो में मैं तो सिर्फ आपको जानता हूँ या जानती हूँ। इस तरह के फोन्स आपको बहुत गुदगुदाते हैं। तो और हाँ, सवाल आजकल फेमस होने का, तो देखिए सोशल मीडिया में तो आजकल कोई भी यूट्यूबर भी बहुत अपनी, अगर उसमें दम है तो वो वंडर्स कर सकता है। फिर ये तो रेडियो है, सालों साल पुरानी परंपरा है। तो ये परंपरा, ये धारा प्रवाह, सुरों की सरिता कभी थमेगी नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल। और आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो मैसेज है और जो हेल्प है वो बहुत लोगों के तक पहुंचती है आकाशवाणी के माध्यम से, ठीक है। और लोगो भी आई गेस यही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।
सो अभी कोविड टाइम आया या कुछ आया, एज एन अथॉरिटी ऑल इंडिया रेडियो में जयपुर में, आप कैसे कोप करते हैं? आपकी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन होता है जब ऐसे कैलमिटीज आ जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। फॉर्चुनेटली जब कोविड आया तो मैं आकाशवाणी की प्रोग्रामिंग हेड थी, और एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे सामने आ गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सीनियर भी नहीं थी, लेकिन चूंकि देख रही थी उस वक्त इस कार्यकाल में अपने, तो हमने एक सीरीज शुरू की, हम होंगे कामयाब। और कुछ इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि उस टाइम जावेडकर जी हमारे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थे, तो उन्होंने एक इमरजेंसी AIR दूरदर्शन कॉन्फ्रेंस उसी टाइम अरेंज हुई और हम लोगों से बात की। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मेरा नंबर आया बोलने का जयपुर का, तो मैंने उनको बोला कि सर हमने तो शुरू कर दिया, आज ही हमारा हम होंगे कामयाब एयर पे चला गया। कुछ ऐसा हो गया था कि कुछ स्टेशन ने प्रसारण बंद कर दिया था। तो मंत्री जी थोड़े से खफा हो गए कि ऐसे टाइम में तो लोगों को हमें इन्फॉर्मेशन पास करनी है। तो जब हमने उनको अपने प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट बताया, कितना अच्छा, पूरा राजस्थान सिर्फ जयपुर से रिले हो रहा है, क्योंकि बेचारे छोटे केंद्रों पे तो वो पहुंच ही नहीं पा रहे केंद्र तक। कोरोना में जब लॉकडाउन हो गया, तो जब कोई भी नहीं है तो वो एक एक दो लोग जो स्टेशन पर थे, वो कैसे भी मशक्कत करके किसी डॉक्टर से मिलके आते इंटरव्यू लेकर, या किसी कलेक्टर का, या किसी SP का, या किसी इस तरह के इंटरव्यूज मैनेज करके वो हमको भेजते मेल पर, और हम सब इंटरव्यूज को एक साथ जोड़कर हम होंगे कामयाब प्रोग्राम हमारे स्टूडियो में बैठ के हम रोज 2 RJs लगाते हैं। 2 हमारे प्रसिद्ध अनाउंसर्स रह चुकी हैं, बीना जी और आनंद सिंह पवार, और हमारे बाकी के RJs, हम लोगों ने सबने मिलकर उस हम होंगे कामयाब को वाकई काम 75 एपिसोड्स उसके हमने किए, जो पूरे राजस्थान से एक साथ प्रसारित होते थे। और यहाँ बैठे आपको पता चल जाएगा पूजा कि जोधपुर में कोरोना का क्या केस आ गए, कितने केसेस आ गए, क्या चल रहा है, इलाज क्या चल रहा है। हमसे दिल्ली से, बॉम्बे से, तमाम जगहों से फोन के माध्यम से सेलिब्रिटीज जुड़ी, जिन्होंने लोगों का एंटरटेनमेंट किया। इला अरुण जी ने अपना गाना सुनाया, है ना, तो लोग और क्या करेंगे तब हमारे, और तब तो लोग घर में भी थे ना, टाइम भी बहुत था, पुरानी चीजों का ही तो हमसे कोई पूछे कि आपके लिए, मतलब मेरे पर्सनल करियर लाइफ में आपके लिए स्वर्णकाल क्या था, तो यूं देश के लिए वो बहुत बड़ा दुविधा का समय था, सबब था, लेकिन मेरे लिए वो स्वर्णकाल था, क्योंकि हमने कर दिखाया, हम वाकई में कामयाब हुए। तो मैम आपका फर्स्ट डे एज एन इस इंडस्ट्री में, रेडियो पे, आकाशवाणी में कैसा रहा? मतलब क्या क्या एक्सपीरियंस थे? कुछ गलतियां भी हुई होंगी, मतलब क्या क्या आपने उस दिन देखा, आपको लगा आज मेरा पहला दिन है, मतलब इसका कुछ एक्सपीरियंस जी हुआ हाँ, सबके? मैं सबसे पहले ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव बनी, उसमें हमको रिपोर्ट लिखनी होती है। प्रसारण सामान्य रहा, अगर कोई गलती नहीं हुई तो मैंने प्रसारण सामान्य रहा लिखा, ठीक है। तो मेरे जो प्रोग्राम ऑफिसर थे घनश्याम आचार्य जी, वो आए और उन्होंने एक बड़ा डंडा लगा दिया उसमें। मैंने कहा अरे मेरी छेड़छाड़ किसने की, इतना डंडा। तब रियलाइज हुआ कि मुझे सामान्य लिखना है। तो ये छोटी सी वो डंडा ऐसा सर पे दस्तक दिया वो डंडा कि अब मैं इस तरह की गलतियां नहीं करती। मात्राओं की गलतियां हो और गई। थोड़ी चूंकि बहुत कम उम्र में आ गई थी, थोड़ी चुलबुल थी, मैच्योरिटी लेवल भी थोड़ा कम था, तो वो सबकी वजह से थोड़ा सा, हालांकि लोगों को अच्छा लगा कि एक नई एनर्जी आई है, नई लड़की आई है। मेरे साथ एक और आई थी सरोज पमार, वो गंभीर थी, अच्छी थी, लेकिन मैं थोड़ी नटखट थी। खैर इन सबसे ही आप सीखते हो, उन लोगों ने ही हमें बताया कि भाई कितना हंसो कितना बोलो, तो वो सब चैलेंजेस भी फेस किए, लेकिन बहुत प्यारा समय था, बहुत सीखा। सीखने का तो मुझे लगता है कि मैं तो तुम दोनों से अभी बहुत सीख के जाऊंगी। सीखने की कोई उम्र नहीं, और सीखने में मैं चूकती नहीं। मतलब जो भी कहा गया, आपने बोला कि गलतियां भी करी, सीखा भी, बट वो सब ठीक है, पर ये भी एक फैक्ट है कि अभी यू आर एन अथॉरिटी एज अ वुमन एक ऐसी इंडस्ट्री में जो शायद मेल डोमिनेटेड है। मैं प्रेजेंटर्स की बात नहीं करी, न्यूज प्रेजेंटर्स मेनली औरतें ही रही हैं हमारे देश में, पर अगर आप प्रेजेंटर्स को हटा दो, मैं पोजीशन ऑफ पावर की बात कर रही हूँ। यूजुअली हम देखते हैं ऐसी जगहों पे हमको मर्द ज्यादा देखने को मिलते हैं, राइट? हाउ डू यू फील ऐसी फील्ड में being a woman with authority, being a woman with power? You have power even if you don't want it, but you have it, right? आकाशवाणी में सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पर चूंकि देखिए कार्यक्रम करने का तरीका इतना अनोखा है कि वहाँ पे जेंडर का भी क्वेश्चन बनता नहीं है। आपको ड्रामा करना है
तो मेल का किरदार तो मेल ही करेगा, तो फीमेल उसके साथ उसकी बीवी होगी तो औरत ही होगी। तो हमारा फील्ड, हमारा नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि इट्स अ यूनिसेक्स फॉर्मूला वेयर यू कैन नॉट डू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तुम्हारा सब प्रश्न में समझ लूँ कि अगर महिला हेडशिप कर रही है या महिला पावर में है तो क्या उसके चैलेंजेस आते हैं, तो मुझे लगता नहीं आता, क्योंकि हमारी ग्रोथ रेडियो में इस तरह की होती है कि महिला और पुरुष साथ साथ ग्रो करते हैं। तो इतनी प्यारी एसोसिएशन हो जाती है महिला और पुरुषों के बीच में, कार्यक्रमों को बनाते बनाते, डबिंग एडिटिंग का काम करके। अब अभी भी हम हैं, हमारे साथ विकास हैं, साइलेंट हमें सुन रहे हैं बिहाइंड द कैमरास, बिल्कुल ही। मतलब ये आजकल तो टीम वर्क है, तो वो महिला पुरुष वाला फ़र्क मैंने कभी नहीं देखा। और सौभाग्य से जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया तो आई थिंक 50% मेल्स थे और 50% फीमेल्स थी। इतना उस ज़माने में भी हमारी मैं यही बोलने वाली थी कि 37 ईयर्स पहले अगर हम अपनी संसद की भी बात करते हैं तो अभी मेरे हिसाब से, अगर फैक्चुअली इनकरेक्ट नहीं हो, तो 74 MPs है हमारे, और ये हम बात कर रहे हैं आज़ादी के 75 साल बाद की। बट आप कह रहे हैं कि आकाशवाणी में आज से 35-40 साल पहले भी बराबरी थी। अब डेफिसिट आ गया, अब हम तरस रहे हैं महिला टीम के लिए कि कुछ और हमारे नए लोग आए। तो खैर वो सरकारी पॉलिसी होती है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, तो वो नहीं हो पा रहा। लेकिन जब मैं आई तो बहुत, मतलब मेरे हस्बैंड ने तो मुझे नौकरी कंटिन्यू इसलिए करने दी क्योंकि उन्होंने देखा कि ड्यूटी रूम में अगर मैं ड्यूटी ऑफिसर हूँ तो मेरे साथ महिला अनाउंसर्स भी लग रही हैं, है ना। फिर पुरुषों का भी उन्होंने एटीट्यूड देखा, तो उन्होंने कहा तुम इतनी अच्छी जगह काम कर रही हो, कितना मज़ा तुमको आता होगा रोज़ नए नए लोगों से मिलना, बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलना। तब क्या होता था कि सब सेलिब्रिटीज़ भी ड्यूटी ऑफिसर से चेक लेने के लिए आते थे, तो हम साइन करते थे और हम ऐसा एहसान जताते थे जैसे हम ही दे रहे हैं भाई उन्हें, और वो भी बेचारे इतने प्यारे, वो भी हम बच्चों को खुश कर देते, अरे रेशमा जी बहुत ही धन्यवाद। तो हम सोचते बहुत, तो वो उनका बड़प्पन था। लेकिन तब सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो मेरे पास कम से कम 3600 सेलिब्रिटीज़ के फ़ोटो होते, उनको उनसे बात करते हुए उनके साथ मिलना। लेकिन वो बहुत बड़े बड़े कलाकार थे, बहुत अब इस दुनिया में ही नहीं, लेकिन क्या ज़माना था, बहुत अच्छा ज़माना था। तो सब ये नहीं था, डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करा बेसिकली जेंडर बेस्ड। हम लोग ये वाईफाई युग में जा रहे हैं ना, तो उतना उतना मुझे लग रहा है कि हमारे इमोशनल अटैचमेंट्स भी कम हो रहे हैं। तब वो बैंक में चला जाता है, हमको कोई पूछता नहीं साइन करने का मजा नहीं आ रहा, साइन करने का मजा नहीं आ रहा। अभी आप कह रही हैं इतने सारे सेलिब्रिटीज, कौन आपके फेवरेट सेलिब्रिटी रहे हैं जो आपके शो पे आए हैं या जिनसे आपने इंटरेक्ट करा डायरेक्टली? हाँ, मैं लकी थी उस टाइम, तो अल्लाह जलाई बाई भी जिंदा थी। मैंने अपने आकाशवाणी के स्टूडियो में अल्लाह जलाई बाई को देखा, फिर मैंने कमला केसवानी जी को देखा, बहुत अच्छी सिंधी गायिका। फिर मैंने घनश्याम वासवानी जी को देखा, फिर मैंने पंडित विश्व मोहन भट्ट, जो आज हमारे जयपुर और पूरे देश और विदेश में एक जाना माना नाम है, उनको सोचिए आप कि मैं 35 बरस से देख रही हूँ, तब तो वो भी खूब यूथफुल डेज में थे, है ना। तो न जाने कितने आर्टिस्ट को हमने उनकी यूथफुल डेज से ग्रे स्टेज में जाते हुए देखा है, और वो सब आर्टिस्ट आज जाने माने नाम है। तो कितने बताऊं, बहुत बड़ी फहरिस्त है। आपको फिर 1 घंटा और पॉडकास्ट करना पड़ेगा। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। जो गुलाबो जी, फेवरेट कौन से हैं? गुलाबो जी मुझे बहुत पसंद है, इतना अच्छा कालबेलिया डांस उनका। तो हमने गुलाबो जी को खूब देखा, और अभी भी हम बहुत सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं। हमारे जितने भी जाने माने सिंगर्स हैं, सबका सबसे अच्छी बात रिलेशन किससे है? आकाशवाणी से, क्योंकि वो हमारे ग्रेडेड आर्टिस्ट है ना। तो चाहे वो गौरव जैन हो, चाहे रविंद्र उपाध्याय हो, जो भी बड़े बड़े नाम हैं, ये सब हमारे ग्रेडेड। इसमें देख लीजिए आप, सीमा मिश्रा जी हैं, प्रिया हैं, और भी लोग संगीत के, सुगम संगीत के बड़े बड़े आर्टिस्ट। और इनसे भी ज़्यादा अच्छी बात कि मधु भट्ट तेलंग को मैं मिलती हूँ, है ना। तो अभी एकदम बहुत रंजना चौधरी जी, जो लोग संगीत की, फिर मेरे गुरु रहे इकराम राजस्थानी सर, हमारे स्टेशन डायरेक्टर्स, जिन्होंने हमें बहुत सिखाया, वो भी मेरे लिए तो सेलिब्रिटी थे। और अपर्णा वैश मैडम, जो इंग्लिश प्रोग्राम देखती थी, तब वो फिर आगे हमारी डायरेक्टर जनरल बनी। तो हरीश जी, कुछ डायरेक्टर्स ऐसे थे जो एयर पे कम जाते थे, लेकिन उनकी प्रोग्राम सेंस इतनी सॉलिड थी कि वो हमें पुश करते थे, है ना, कि आप अच्छी प्रोग्रामिंग कीजिए। तो देखो, वीआईपी की फहरिस्त मत पूछो भाई, बहुत लंबी हो जाएगी। और सबसे अच्छा लगा था जब मैंने वसुंधरा जी का इंटरव्यू लिया था,
तो बहुत ऐसा लगा कि आज कुछ अच्छा काम हुआ है और मैं कभी भूल नहीं पाती। और आकाशवाणी की वजह से ही मैं अमिताभ बच्चन साहब से भी मिली, क्योंकि दूरदर्शन और आकाशवाणी की मिली जुली टीम उनका एक इंटरव्यू लेने के लिए जय महल पैलेस गई थी, तो मेरा उनसे भी मिलने का सौभाग्य हो। जैसे हम बैठे हैं ऐसे हम अमिताभ बच्चन सर के साथ 2.5 घंटा बैठे। तो आप सोच सकती वो पूरा इंटरव्यू मेरे को भी मैंने अपने अंदर उतार लिया, क्योंकि मैं उन्हें बहुत प्यार करती थी। तो वो कैसे बोलते हैं, वो कैसा उनका मैनरिज्म है, वो सब मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। एंड ही इज अ कैरिज्मा, बॉलीवुड कैरिज्मा। अगर हम बट कैसी कॉन्वर्जेशन हुई होगी उनकी हिंदी पे कमांड और आपकी हिंदी पे कमांड? तब तो हम बहुत कमज़ोर थे। 92 की बात कर रहे हैं आपसे, तो हम तब कमज़ोर थे। वो तो जो थे वो थे, अभी भी हैं जो हैं बहुत अच्छे। तो कोई डायलॉग? वो ऐसा हुआ कि जो प्रोड्यूसर थे उनका बेटा भी था उस टीम में ना, वो भी अपने पापा के साथ अमिताभ बच्चन सर को देखने कौन नहीं जाएगा। तो उस बेटे ने अमिताभ सर से कहा, सर आई वांट अ ऑटोग्राफ। तो अमिताभ जी ने ऐसे करके साइन किया। देन ही लुक्ड एट मी, जैसे पूजा बैठी है ना ऐसे, आपको नहीं चाहिए रेशमा ऑटोग्राफ? अब आप सोचिए, जिस कलाकार को मैं इतना पसंद करती थी, जिसकी तस्वीरें देखकर मैं बड़ी हुई थी, जिसकी मैंने कोई फिल्म नहीं छोड़ी थी, वो आपसे पूछें ऐसा। हालांकि वो तो भूल गए होंगे, लेकिन मैं तो इस इंसिडेंट को जिंदगी भर नहीं भूल सकती। बोले आपको नहीं चाहिए ऑटोग्राफ? मैं कहा सर आई वांट अ फोटोग्राफ। अरे भाई रेशमा के साथ हमारा एक फोटो खींचो, आई। और फिर उन्होंने मुझे अपने साथ सोफे पे बिठाया, फिर बोला अरे ये अच्छा नहीं आया, मैं बोल रहा था चलिए एक और खींचिए भाई। तो वो हॉट शॉट कैमरे का ज़माना, जिसमें मेरी ब्लर्ड सी फोटो, बहुत क्लियर फोटो नहीं है लेकिन अच्छी है, हमने तो भाई हमने अपने ड्राइंग रूम में सजा के रखा है, आप आइए कभी देखिए। तो ये मेरी जिंदगी का एक और एपिसोड, बहुत इंटरेस्टिंग। शाहरुख खान साहब को भी देखा, लेकिन उनसे गुफ्तगू नहीं हो पाई। अरमान रखती हैं गुफ्तगू करने का शाहरुख खान जी? जी, मैं हर उस कलाकार से जिसको मैं पसंद करती हूँ। वैसे तो मेरे लिए पूरा बॉलीवुड, आपको पता है, आप कुछ भी मत कीजिए, आप बॉलीवुड की फिल्म्स को दिल में उतारिए, उनकी भाषा को दिल में उतारिए। वो जो डायरेक्टर्स इतना ब्यूटीफुल डायरेक्शन करते हैं और वो जो प्लॉट्स लेकर आते हैं बॉलीवुड मूवीज़ में, मैं तो मुझे लगता है दूरदर्शन की मैं हर फिल्म देखती थी, चाहे वो सुपर फ्लॉप रही हो चाहे मशहूर। हर संडे को दूरदर्शन पे फिल्म, और हम चारों बहन भाइयों का आलती पालती मार के, ब्लैक एंड वाइट के ज़माने से, तो दूरदर्शन से आप जो फिल्म्स देखी हमने, उसमें हमने एक्टिंग, हमारे जीवन का मर्म, उन गानों में ज़िंदगी का फ़लसफ़ा, क्या कुछ ना सीखा। तो वो मुझे अभी भी सब, तो जब हम एक पर्सनैलिटी बनते हैं, हम अपने आप में हम सब कहते हैं कि येस वी आर अ पर्सनैलिटी बिकॉज वी हैव एडेड सो मच टू व्हाट वी वर, है ना। वी वर ऑर्डिनरी पीपल बट वी हैव एडेड सो मच बिकॉज वी हैव मेट गुड पीपल, वी हैव सीन गुड। तो वो दूरदर्शन का ज़माना जिसमें मैं खेती बाड़ी का कार्यक्रम भी मिस नहीं करती थी, तो मुझे उसमें भी रस आता था। मुझे पता था कि भारत में कौन सी कहाँ खाद डलती है, कौन सा पौधा किस सीजन में आता है, कौन सी फसल रबी है, कौन सी खाद, मुझे सब पता था कहाँ से स्टेट्स में। तो आपकी जनरल नॉलेज बढ़ती है। तो ऐसे कहने का मतलब हम कंप्लीट पैकेज ऑफ नॉलेज, इसीलिए तो इम्तिहान एक गो में पास कर लिया। ब्रदर के साथ पढ़ती थी, हाँ, और दूरदर्शन देखती थी, रेडियो सुनती थी, तो मुझे लगता है, और अखबार पढ़िए आप रोज़, तो आप कंप्लीट चलता फिरता रेडियो हो जाएंगे। जी मैम, अब आपसे थोड़ा सा प्रोग्राम डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि मतलब ये कैसे होता है, इसमें क्या क्या एफर्ट्स और कितने एफर्ट्स लगते हैं, मतलब स्टेप्स क्या होते हैं एक प्रोग्राम को डायरेक्ट करने के लिए? अच्छा प्रश्न है। प्रोडक्शन रेडियो का बहुत मुश्किल था एक ज़माने में। क्यों था? क्योंकि अगर आप ड्रामा कर रहे हैं तो ड्रामा में अगर आपको किरदार ने तालाब में एक पत्थर मारा, फिर रिपलिंग हुई, तो अब अभी तो आप बोलोगे गूगल पे आपको ये साउंड मिल जाएगी। हमारे प्रोड्यूसर्स को हमने देखा है कि हमारे ऑफिस में एक जो छोटा सा सरोवर था जिसमें कमल खिलते थे, वो जाते थे, मेल्ट्रॉन मशीन लगाते थे, फिर उनमें से एक जना पत्थर मारता था, डाल, तो फिर वो पुट आवाज़, उसको रिकॉर्ड करते थे। इतनी मेहनत से हमने अपने डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, अभिनेताओं को नाटक करते देखा है, और रात भर वो लोग तपस्या करते थे। एक रिकॉर्डिंग आधे घंटे का नाटक के लिए कम से कम 7-7, 8-8 रिहर्सल, और कम से कम 4-4, 5-5 घंटे उसकी
रिकॉर्डिंग, उसके बाद डबिंग एडिटिंग। तो उस ज़माने में ऐसी आपकी तरह इतनी बढ़िया कंसोल नहीं थे, तब हमको एक स्पूल यहाँ लगाना होता था, एक स्पूल वहाँ। और आप यकीन नहीं करेंगे, हम छोटे मोटे जो हाइट में कम थे, हम तो उन मशीनों पे बिछी जाते थे लाइक दिस, है ना, एक यहाँ से दबाते थे बटन, एक यहाँ से दबाते थे। तो हमको लगता था अगर कोई ऐसा फोटो खींच के हमारा वायरल कर देता उस जमाने में, तो भाई बड़ी मुश्किल की डबिंग थी। तो जब प्रमोशन हुआ, थोड़ा डबिंग एडिटिंग से आराम मिला, तो खुदा को शुक्रिया किया। वो स्पूल घूमते थे, अगर आपका गलती से चलते चलते कोई स्पूल नीचे गिर गया ज़मीन पर, तो उस स्पूल को वाइंड अप करने के लिए, उस उलझे स्पूल को सुलझाने के लिए आपकी जान निकल जाती थी। इससे बढ़िया वहीं छोड़ दो। छोड़ नहीं सकते थे, रिकॉर्डिंग होती थी तो ठीक करना पड़ता था। तो भाई बहुत बहुत ज़माना तब डिफिकल्ट था। डिजिटल वर्ल्ड ने तो ब्रॉडकास्टिंग को एकदम खेल आराम कर दिया, लेकिन हमारे लोगों ने बहुत मेहनत की, और हमने भी बहुत मेहनत की। बहुत घंटों हमने डबिंग रूम में, जो सिर्फ छोटा सा कमरा होता था, घंटों अपने प्रोग्राम्स को डब करते थे। वो टेप स्पूल, अब अनाउंसमेंट का टेप लगाओ, अब तो बहुत टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट और बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था। अब तो सब कुछ बहुत आसान है, स्मूथ हो गया। जाना पड़ेगा एक बार। एंड अब मैं ये भी पूछना चाहूंगी, बिकॉज अल्टीमेटली आकाशवाणी इज आई मीन आप समझ लीजिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर है, राइट? सिस्टर कंसर्न है तो दूरदर्शन, आकाशवाणी। तो एक तो एड रेवेन्यू जो जनरेट करने का सिलसिला होता है, वो कैसे होता है, कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं? और दूसरा इसी से रिलेटेड सवाल ये है कि सरकार के भी एड्स आते हैं, ऑब्वियस सी बात है, राइट? तो कभी इंटरफियरेंस भी फील करा है आपने कि दिस इज एज अ प्रोग्राम डायरेक्टर, दिस इज द प्रोग्राम दैट आई वांट टू लॉन्च, पर किसी वजह से, ब्यूरोक्रेसी की वजह से, रेड टेपिज्म की वजह से, या किसी मंत्री परिषद में से किसी की वजह से ऐसा हो गया कि इंटरफेरेंस हो गया और वो नहीं कर पाए, ऐसा हुआ है कभी? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आकाशवाणी को बहुत मानते हैं। स्पॉन्सर्स भी आकाशवाणी के डूज एंड डोंट्स को बहुत अच्छा समझते हैं। और जब से प्रसार भारती आया है, तो प्रसार भारती का ये था कि भाई मार्केटिंग और ब्रॉडकास्टिंग ताल में ताल मिला के चलेंगे, है ना। तो हमको अब मार्केटिंग भी करनी है, जबकि हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि हमको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। तब हम लोग जब आए थे, तब हमारा, आपने बोला ना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मतलब ओनली पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग, सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाना, सारी बीमारियों के कारण निवारण बताना, है ना, इन्फॉर्मेशन विद एंटरटेनमेंट, फिल्मी सॉन्ग सुनाना, फरमाइश के प्रोग्राम सुनाना। तो इसलिए रेडियो पॉपुलर था। फिर मार्केटिंग का आया, तो चलिए बदलते ज़माने के साथ हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ने मार्केटिंग के ऊपर बल दिया, तो बहुत अच्छा चला। गवर्नमेंट स्पॉट्स तो हमारे पास आते ही हैं, सारे ऑन पेमेंट आते हैं, सब सरकारी महकमे हमको पे करते हैं अपने स्पॉट्स के लिए। और प्राइवेट में भी देखिए कि ऐसी स्पॉन्सरशिप चल रही हैं। आकाशवाणी जयपुर की ही बात करूं कि एक डॉक्टर हैं जिन्होंने आज से लगभग 20 साल पहले शुरू किया था। उन्होंने कहा जब तक आपके आकाशवाणी का एग्जिस्टेंस है, तब तक लाइफ टाइम मेरी स्पॉन्सरशिप चलेगी। इतना विश्वास इवन प्राइवेट स्पॉन्सरशिप्स को हमारे आकाशवाणी पर है, क्योंकि हमने बहुत से कम पॉपुलर सेंटर्स को बहुत पॉपुलर बना दिया और बहुत ऊंचाइयां उन्होंने छुई, और वो सारा श्रेय आकाशवाणी को देते हैं, क्योंकि आकाशवाणी से आम जन जुड़ता है। और डॉक्टर्स का आपको पता है, हेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू। तो जब हेल्थ के मैटर होते हैं और जनता को घर बैठे इतनी बातें पता चलती हैं, तो फिर स्पॉन्सरशिप्स हमें मिलती हैं। तो मेडिकल साइड में हमें बहुत स्पॉन्सरशिप्स मिली। फिर हमारे मार्केटिंग ऑफिसर्स भी बहुत स्मार्ट और बहुत बढ़िया रहे। उन्होंने बहुत तरह की तरीके से मार्केटिंग एवेन्यूज़ को खोजा, जनरेट किया। तो आकाशवाणी जयपुर के तो बहुत अवार्ड्स भी हैं नेशनल लेवल पर, जिसमें हमने मार्केटिंग, बेस्ट मार्केटिंग इन इंडिया के अवार्ड्स भी लिए। तो ऐसा हमारी मार्केटिंग टीम ने कर दिखाया। तो हमें इस बात का भी फ़ख्र है कि आकाशवाणी ने प्रोडक्शन तो किया, साथ में मार्केटिंग में भी झंडे गाड़े। लेकिन इंटरफेरेंस आपने नहीं, इंटरफेरेंस इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारा तो AIR कोड होता है, विच एवरीवन अंडरस्टैंड्स। तो उस पर कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी पार्टी डिस्कस नहीं कर सकती या आर्ग्यू नहीं कर सकती, है ना। इसमें ना तो 1% पैसे का रेशमा, नहीं, पैसे की बात नहीं है, बट समटाइम क्या होता है, हाँ आप कह रही है जो इन्फॉर्मेशन वो देना चाहते हैं आकाशवाणी के माध्यम से, तो उसमें हमारी पूरी रूल्स हैं। अगर उस रूल्स के अलग, जैसे
आप चाहें कि आप आकर पूजा की आप स्पॉन्सरशिप भी दे दें और पूजा को क्रिटिसाइज कर दें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। द सेम वी गोस फॉर बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट सॉर्ट ऑफ चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें आई गेस AIR कोड एंड द कोड ऑफ कंडक्ट दोनों। एंड अगर से फॉर एग्जांपल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना एड्स देने हैं या अपने बारे में बताना है, टाइम स्टैंड्स होते हैं, नेशनल पार्टीज ही कर देते हैं आई गेस, राइट? सबसे अच्छी बात तो सारा नेशनल ब्रॉडकास्ट आकाशवाणी से ही जाता है। दे ऑल कम टू आकाशवाणी, उनकी रिप्रेजेंटेटिव्स हर पार्टी के आते हैं। पूरा इलेक्शन का तो एक उत्सव बनता है आकाशवाणी में। हम लोग फिर लाइव प्रोग्राम करते हैं जिस दिन वोटिंग होती है। वी एनकरेज द एंटायर राजस्थान टू गो फॉर द वोट, और बहुत अच्छे गानों के साथ, बहुत अच्छे ऑफिशियल कार्यवाही के साथ कि कैसे डूज एंड डोंट्स हैं, क्या नहीं करना है, एक आम आदमी को क्या सुविधा मिलने वाली है। आप दिव्यांग हैं तो आपको फैसिलिटी है, बहुत से लोग नहीं जाते कि अरे क्या करना है, तो बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए, तो ये सब रेडियो से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, हौसला मिलता है, जाके वोट देते हैं और हम अपनी सरकार चुनते हैं। अच्छा, वोटर टर्नआउट भी हो जाता है इसी बात से। 60% प्लस सालों साल से हम कर रहे हैं। और हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे मुकुल गोस्वामी, उन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम किया था, हमारी डायरेक्टर थी अपर्णा वैश्य मैम, उनके अंडर में। तो तब से वो जो उन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया, वो हर इलेक्शन में 5 साल में एक उत्सव की तरह हमारे आकाशवाणी में आज तक भी फॉलो किया जा रहा है। जबकि अब स्टाफ बहुत लिमिटेड हो गया, बहुत कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, लेकिन तब भी वी आर ट्राइंग टू कैरी ऑन द लेगेसी बेसिकली। तो मैम ऐसा कोई प्रोग्राम आकाशवाणी का जो आप चाहते हो वापस लाना, मतलब हो सकता है आपका पर्सनल फेवरेट, या ऑडियंस के हिसाब से भी हो सकता है कि वो एक बहुत सुना गया था प्रोग्राम और वो आप चाहते हो कि इस दौर में भी दोबारा से हमारी रेडियो कमेंट्रीज बहुत अच्छी हुआ करती थी, और अभी भी है, लेकिन वही मैं बता रही हूँ, डिवाइडेड बहुत चैनल्स हैं, तो श्रोता के पास चॉइस है। और प्लस वही वो जो एक रेडियो सुनने के लिए आपको कंसंट्रेशन चाहिए, है ना। कमेंट्री को सुनने के लिए ऐसे नहीं होता कि आप पिज़्ज़ा पास्ता भी खा लो और किसने गोल किया। तो आज की जो यंग जनरेशन है उसका बेसिक, मैं ये नहीं कहूँगी कि इट्स अ डिफॉल्ट और इट्स अ नेगेटिव पॉइंट, बट आई थिंक आई मस्ट टेल द यंग जनरेशन कंसंट्रेशन लेवल हैज़ टू बी, रेडियो सुनने के लिए आपका कंसंट्रेशन किसी भी चीज के लिए। आजकल अब गृहिणियाँ कितनी अच्छी हैं, खाना बनाती हैं, इधर जीरा छौंकती हैं, इधर हींग डालती हैं, इधर हम उनको तड़का देते हैं हमारे ब्रॉडकास्ट में। तो ये कितना अच्छा माध्यम है कि आप अपना काम भी करें। तो यूथ को ये भी नहीं चाहिए, उनको तो वो लगाना है जो आप लगा लेते हैं ईयर प्लग्स, जिसमें वो ना मेरी सुनते हैं ना पापा की सुनते हैं। तो भाई ये कौन सा चल रहा है आजकल चलन, तो ये मैं इससे भी परेशान हूँ। तो ऐसे तो फिर सुनना है तो थोड़ा रेडियो भी सुन लिया कि करें, लेकिन वो जनरेशन में रेडियो का अगर कल्चर यंग जनरेशन में आता है, और पर्टिकुलरली हमारी आकाशवाणी, तो मुझे लगता है अभी भी वक्त है, युवाओं जागो, आकाशवाणी को सुनिए। आपकी भाषा, आपकी संस्कृति, आपकी चॉइस के प्रोग्राम्स, आपका रेडियो से जुड़ना आपकी पर्सनालिटी को कितना मैग्नीफाई कर सकता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आजकल वही मैं कह रही हूँ बार बार कि अटेंशन स्पैन ही नहीं रहा शायद। बिल्कुल। एक तो मेरे पास फोन खोलते इतनी चॉइसेस हैं किसी भी कंज्यूमर के पास में, एक रील 10 सेकेंड्स की रील्स, तो मतलब हम नहीं देख सकते हैं, तो फिर क्या मतलब हुआ। और एक्चुअली आप कह रहे हैं कि हम लोगों की जनरेशन तक तो रेडियो से एक नॉस्टैल्जिया एसोसिएटेड है। मुझे आपकी आवाज से ही है फिलहाल तो क्योंकि वही दिमाग में चल रहा है कि प्रोग्राम में ऐसी ही आवाज आती थी। जी। तो लेकिन आने वाली जनरेशन के साथ क्या होगा कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज हम लोगों का तो नॉस्टैल्जिया हमने सुना है। हम अब आप बताइए कि जैसे आई हैव 2 daughters एंड आई टेल देम दैट बेटा आप रेडियो चाहिए, कुछ अपना लिखिए ब्रॉडकास्ट, आपकी तो माँ है, आपको प्रमोट कर सकती है, बट दे डोंट कम, दे हैव नेवर बीन टू, व्हेन दे वर स्मॉल तब मेरे कहने में थी, तब तो वो कविता कहानी बोला ही थी, अब उसके बाद अब बड़ी हो गई तो दे डोंट वांट टू गो टू रेडियो। तो मैंने कहा तुम्हें कौन जाके फिल्म स्टार बना देगा एकदम से, भाई थोड़ा माइक जो है ना, आज भी माइक का जादू चलता है। और जो एक बार आता है ना, आप दोनों को बता रही हूँ, आप भी आएंगी तो बार बार आएंगी, जो एक बार रेडियो आता है उसका जो एक्सपीरियंस होता है रिकॉर्डिंग का, वो इतना मेस्मराइजिंग और बढ़िया होता है कि वो बार बार आना चाहते हैं। हमें जल्दी बुला लीजिए मैडम, हमने अब कुछ नया लिखा है। तो ये मैंने उन लेडीज़ में क्रिएट कर दिया ये जज्बा कि वो लिख रही हैं तो आए हमारे पास। मैंने क्या, मतलब मेरे सब साथियों ने, कार्यक्रम अधिकारियों ने, हमारे जो भी प्रोग्राम हेड्स रहते हैं, जैसे डायरेक्शन हमें मिलता है, तो हम लोगों ने ये जज्बा क्रिएट किया है। फ्लायर्स बनाते हैं, प्रमोशन करते हैं उनके प्रोग्राम्स का, तो एक अच्छा तरीका हम भी सोशल मीडिया के साथ रेस लगा रहे हैं, ऐसी बात नहीं। तो
पसंद किए। दोनों चीजों के अपने सुख हैं कहीं ना कहीं, आप देखें तो ऐसा नहीं है कि 42-65 एज ग्रुप की लेडीज होती हैं, बहुत वर्सेटाइल रही होती हैं वो, खूब कॉलेज स्कूल में नाम कमाए थे उन्होंने, फिर बच्चे हो गए, शादी हो गई, अब बच्चे तो बड़े हो गए, फुर हो गए, अब क्या करें जी, अब चलो कविता लिखते हैं। अब क्या लिख तो ली, लेकिन किसको सुनाएं? तो आप सोचिए, ऐसे में आकाशवाणी को संबल देता है, उनकी कविताएं, उनकी कहानियां जब आकाशवाणी के माध्यम से हजारों लोग सुनते हैं तो कितना बड़ा सांत्वना बोल लीजिए, या कितना बड़ा सुख उनको मिलता है इस बात का। तो ऐसे हमने बहुत कनेक्ट की लेडीज़ की हमारे आकाशवाणी से, ऐसी महिलाएं जो फ्री हैं लेकिन इतनी वर्सेटाइल रही हैं, इतना अच्छा लिख रही हैं, और यकीन नहीं होता कि कितना लिख रही हैं और कितना बढ़िया लिख रही हैं, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो वार्ता हो, चाहे वो कविताएं हो। तो भाई हम तो सबकी कविताएं सुनकर, कहानियाँ सुनकर, बढ़िया बढ़िया वार्ताएं सुनकर तो जाने अनजाने आपकी भाषा कब इतनी समृद्ध हो जाएगी, ऐसी कल्पना हमने की नहीं थी जी। बिल्कुल। मैम, मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। अभी आप लेगेसी की बात कर रहे थे, आप क्या चाहेंगे आपकी क्या लेगेसी रहे आफ्टर यू रिटायर, या आफ्टर यू नो लॉन्गर एसोसिएटेड विद आकाशवाणी? दो वो कभी होगा नहीं क्योंकि मन में तो आकाशवाणी रहेगा, बट फिर भी हर इंसान चाहता है, तो आप क्या चाहेंगे आपकी क्या लेगेसी रहे? मैं तो चाहती हूँ कि यंग जनरेशन आकाशवाणी से जुड़े, हमारे प्रोग्राम्स, क्योंकि जब वो लोग आते हैं, वो लोग बोलते हैं, वो लोग अपनी तरीके से काम करते हैं, तो लगता है यस डिफरेंट, कुछ अच्छा नया आ रहा है, हम कुछ, हाँ गुड ऑल्सो, तो हमको अच्छा लग रहा है। तो बस मेरे तो एक ही ख्वाब है कि ये जो आकाशवाणी की ब्रॉडकास्टिंग लेगेसी है, ये कभी ना थमे। ये यंगस्टर्स के लिए भी एक रामबाण है, और ये जो अच्छा लिख पढ़ रहे हैं, साहित्यिक क्षेत्र में अच्छा बोल रहे हैं, उन सब के लिए आकाशवाणी परफेक्ट मीडियम है। तो ये लेगेसी बरकरार रहे, अच्छा बोलने की, अच्छा सुनने की, अच्छा पढ़ने की। मैम, ऐसा क्या रीज़न है, मतलब इतना मॉडर्नाइजेशन आ गया, हम टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे हैं सब कुछ, तो ऐसा क्या रीज़न है कि मतलब जो जिस वजह से रेडियो आज भी बरकरार है और शायद मतलब रह सकता है बरकरार, रेलेवेंट है आज भी? हाँ, वो इसीलिए कि एक तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, अनुभव हमारे पास है। फिर मैंने आपको कहा था कि हमारी आर्काइव्स बहुत रिच है। अगर आज अचानक आपको स्मिता पाटिल की याद आ जाएगी तो दूरदर्शन में आपको स्मिता पाटिल का इंटरव्यू मिल जाएगा। आज आपको कोई भी फेमस बेगम अख्तर की याद आ जाएगी तो आपको बेगम अख्तर, और बहुत सी चीज़ें तो हमारी आर्काइव से यूट्यूब पर ट्रांसफ़र हुई हैं, जैसे कि आप उन लोगों को जो लेजेंड्स थे अपने आप में, उनको सुन सके यूट्यूब के माध्यम से। तो काफ़ी मटेरियल हमारा यूट्यूब पर भी आकाशवाणी की साइट पर अवेलेबल है। खुद का ही चैनल है, खुद का ही। तो हमने सब कुछ, और विविध भारती में तो कितने कलाकार आए, पूरा फिल्मिस्तान विविध भारती में आर्काइव्स में हमारे पास स्टोर्ड है ना। और हमारे जयपुर की ही बात करूं तो ये जितने भी राजस्थान के हीरे निकले हैं, सबके रिकॉर्डिंग्स, इंटरव्यूज सब हमारे पास है। तो यह हम शान से कह सकते हैं कि आकाशवाणी विल नेवर एवर डाई। प्रोग्राम्स के, शोज के अपने एक जिंगल्स होते थे जो स्टार्टिंग में होते, तो आपको ऐसा कुछ मेमोरी, ऐसा मतलब याद है, ऐसा कुछ है आपको पसंद हो और आपको मतलब ये बता सको आप? गा के बताना पड़ेगा थोड़ा, ऐसे नहीं चलेगा। गाना तो नहीं, सब बहुत अच्छा आता, लेकिन जैसे मैं वो करती थी, मैं तो बता रही हूँ कि हम लोग कुछ लाइंस पकड़ लेते हैं, उनको बोलते तो लिसनर को भी अच्छा लगता है। जैसे मैं एफएम करती थी और एक फिट एंड फाइन हमारा हेल्थ शो होता था, तो उसमें मैं बोलती थी, गुड मॉर्निंग लिसनर्स, ये है एफएम फिट एंड फाइन का करिश्मा और आपके साथ है रेशमा। तो ऐसे हम लोग सब लोग लाइन्स बना लेते थे। तो हर आरजे ने अपनी अपनी एक स्पेशल टैग लाइन बना रखी थी। तो ये तो एक तरीका है। बाकी तो हम लोग बहुत लिखना पढ़ना सीख जाते हैं। हमें हर प्रोग्राम के पहले अच्छी साउंड कंपेयरिंग हम लिखते हैं। अब चूँकि बहुत एक्सपीरियंस हो गए तो अब बिना लिखे भी हम अच्छा बोल पाते हैं। तो पहले तो हर लाइन स्क्रिप्टेड होती थी, फिर हम उसको 4-5 बार पढ़ते थे, फिर एड पे जाते थे। और लाइव में थोड़ा सा ये है कि लाइव का हर पर्सनालिटी के पास अपना एक होता है। तो कुछ आरजेज और कॉम्पेज इतने स्मार्ट होते हैं कि वो लाइव शो मैनेज कर लेते हैं विदाउट स्क्रिप्ट ऑल्सो, बट मेन पॉइंट्स तो सब रखते हैं। क्योंकि AIR में अचानक आपके सामने कागज़ गिर गया तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप इसलिए आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पेपर गिर जाए तो भी आप अपने शो को संभाल लीजिए, चला लीजिए। और बस ये अच्छा है हम दिखते नहीं है भाई
तो हम स्टूडियो में कुछ भी कर लें, मुंह बना लें, रो लें, इधर उधर देख लें, कोई हमें देखने वाला नहीं है। और दूरदर्शन पे तो आपको पता है जरा सी भी खता हो जाती थी, वो तो प्रेजेंटर्स भी ऐसे ही होते थे, इसमें भी बेचारे एकदम स्कोप ही नहीं है। हाँ, और कभी ऐसी खता हो जाती थी तो मेमो मिल जाता था। हमारे ये अच्छा है, मेमो नहीं मिलते। कैसे भी बैठे। हाँ, कैसे भी बैठे। तो मैम देखिए, आपके एनर्जी लेवल से तो थोड़ा कम ही है हमारे अंदर, लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आप रेशमा जी की जिंदगी को एक गाने में सम अप करना चाहें तो वो कौन सा गाना रहेगा? हाँ, एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे सारे जो सैड सॉन्ग्स हैं वो मेरी फर्स्ट चॉइस है ना। हालांकि मैं खुद बहुत हंगामी हूँ और नाचने कूदने वाली हूँ और पार्टी एंजॉय करने वाली हूँ, पार्टी आने वाली हूँ, लेकिन जब गानों की बात आती है तो मुझे तो सब पुराने गाने बहुत पसंद हैं, मुझे गज़लें बहुत पसंद हैं। और अब तुमने ये तो सबसे कठिन, अभी तक इतना कठिन प्रश्न पूछा ही नहीं था तुमने। ये क्या पूछ लिया, कठिन हो गया। इतने सारे ये मैं आप ही की बात को लेके पूछ रही हूँ। आपने बोला कि मैं वर्सेटाइल थी और मैं सब गा भी लेती थी, मैं सब कर लेती थी बस। तो आज आपको ऑडियंस के लिए 2 लाइनें चाहे, कोई एक गाना जो आपकी जिंदगी को सम अप करता हो, आपकी जर्नी को पूरी, प्रोफेशनल पर्सनल सब कुछ। ऐसा गीत तो याद नहीं है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लगता है हम लोग बहुत कठिनाई से सब लोग गुजरते हैं, तो मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता था, अभी भी लगता है। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो, बाकी का रेडियो पे सुनिएगा। ओके, हाँ, इसके लिए आपको ट्यून करना पड़ेगा आकाशवाणी को। इसके लिए आप आकाशवाणी का 101.2 और 100.3 2 फ्रीक्वेंसी लगाइए और हमें सुनिए, और हमें नहीं, गाने वालों को सुनिए, हमारे वालों को। आपको भी सुनेंगे और ऑन पब्लिक डिमांड शायद आपको आना भी पड़ेगा ये गाना कंप्लीट करने के लिए। आप जरूर आ सकते हो। गाने का शौक था लेकिन सीखा नहीं, तो इसलिए गाने बहुत याद हैं लेकिन पूरे नहीं याद है। ये अब आफ्टर रिटायरमेंट आई एम प्लानिंग कि मैं कुछ अच्छा सिंगिंग में सीख के और अच्छे से गाऊं। उस रिटायरमेंट प्लान इतनी जल्दी? हाँ, मुझे लगता है बना के रखने चाहिए, फिर एकदम आपको वो उदासियाँ घेरती नहीं है, क्योंकि अभी जो आप हैं, समय एक सा नहीं रहता, रिटायरमेंट के बाद बदलता है, दुनिया भी बदलती है। आई एम वेरी मच प्रिपेयर्ड बिकॉज आई सी ऑल माई पीपल रिटायरिंग एंड दे आर ऑल डूइंग वेल, तो मैं उनसे प्रेरणा लेती हूँ कि कुछ तो करें। तो एक तो पोस्ट रिटायरमेंट प्लान है सिंगिंग का। यस, सुननी पड़ेगी फिर मेरी गजल। हम सुन लेंगे, बहुत पेशेंस है। मेरा है कि मैं किसी हेलीपैड से उड़ूं, हेलीकॉप्टर में, और शावर ऑफ फ्लावर्स हो, ऐसा मेरा अरमान है कि मैं, इट हैज़ टू बी वेरी ग्रैंड, बिकॉज आकाशवाणी की मेरी यात्रा अगर ये 1 साल भी अच्छे से गुजर जाता है तो इट हैज़ बीन एन ऑसम जर्नी, और इतना प्यार और इतना कुछ आकाशवाणी ने दिया है कि मैं चाहती हूँ कि फूलों की वर्षा कर दूँ पूरे जयपुर शहर पे। क्या वैसे जी तो चाहता है पूरा ग्लोबली कर दूँ, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऐसा ख्वाहिश है, लेकिन अभी देखिए क्या होता है। हो जाएगा, वो बिल्कुल ही होगा। मिल जाए। बहुत से लोग से जब मैं ये प्लान कहती तो बोलते मैम साथ में किसको बिठाओगी? मैंने कहा किसी को नहीं, मेरे हस्बैंड को भी नहीं, मैं अकेली बैठूंगी, क्योंकि इस सुखद यात्रा में मैं हूँ। तो आई विल नॉट शेयर माई फन विद एनीवन, आई विल बी ऑल अलोन इन द हेलीकॉप्टर। दूसरा थोड़ी कम्युनिटी सर्विस करूंगी। वो आप वैसे भी कर ही रही हैं इनडायरेक्टली, आप देखिए इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली भी कर रही हैं। ऐसी चीज से एसोसिएट होके जो इतने लोगों तक इतनी इन्फॉर्मेशन, अनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ऐसे टाइम पे जब गलत इन्फॉर्मेशन डेडली हो सकती है, तो वो भी कम्युनिटी सर्विस है, एंड वी वुड लाइक टू थैंक यू फॉर इट फ्रॉम द टीम बेसिकली। थैंक यू। जिंदगी में एक दौर आया था जब मैं कैंसर से जूझ रही थी, और तब मैंने ये लाइंस लिखी थी। हालांकि बहुत प्लेटफॉर्म पे मैंने इनको बोला है, लेकिन मुझे लगता है जितने लोग सुने वो प्रेरित ही होंगे। तो उसमें मैं कहती हूँ कि कैंसर से पहले मेरी जो ज़िंदगी थी वो इस तरह से थी। मैंने ज़िंदगी से कहा है ज़िंदगी तू हंस, तो ज़िंदगी हंसी। मैं कहा है ज़िंदगी तू खिलखिला, तो ज़िंदगी खिलखिलाई। मैं कहा है ज़िंदगी तू मुझे खुशियों के सागर में डुबो दे, और ज़िंदगी ने मुझे खुशियों के सागर में डुबो दिया। फिर एक दिन ज़िंदगी ने पलटवार किया। ज़िंदगी ने कहा बहुत दिन हुए,
तेरी पेशानी पर परेशानी की लकीर नहीं देखी, अब तू परेशान हो। और मैं परेशान हो गई। जिंदगी ने कहा बहुत दिन हुए तूने अपनों को नहीं खोया, और मैंने अपने माता पिता को खो दिया। जिंदगी ने कहा अब तू टूट, जिंदगी से रूठ, और तुझ पर गमों का पहाड़ टूटे। और सचमुच मैं टूट गई। फिर एक दिन जिंदगी को मुझ पर तरस आ गया। जिंदगी ने कहा बहुत हुआ, तूने बहुत सहा, आ अब गले लग जा। और मैंने जिंदगी को गले लगा लिया, और मैंने जिंदगी को गले लगा लिया। ठीक है? यस, बहुत अच्छा मैम। ठीक है क्या? बहुत ही अच्छा। दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा। चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। Hasta la vista. गुड बाय।